हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS-PCS। ये 2 अप्रैल 2026 इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और स्टेट PCS इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होंगे इसमें उसको डिस्कस किया जाएगा और इसमें शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कीवर्ड्स इधर हाईलाइटेड होंगे या अंडरलाइन होंगे, जिसको आप एज अ रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और ये शॉर्ट नोट्स के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया है जिसके लिए अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है। सो ये न्यूज़ में है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है? जो भी फॉरेन एंटिटी है अगर इंडिया में किसी NGO को फंडिंग करती है तो उससे रिलेटेड क्या रेगुलेशंस, क्या रूल्स होने चाहिए, उनको FCRA जो है रेगुलेट करती है। तो अब इसमें इशू क्या है, अपोजिशन क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? तो नए बिल में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई एंटिटी, कोई NGO अगर फॉरेन एंटिटी से फंड अगर ऑब्टेन करती है, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, इंडिया में इस तरह के जो NGO हैं और उनकी जो फंडिंग है उसको गलत तरीके से यूज ना किया जा सके। जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं फोर्सिबल कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन, तो उस तरह के यूज में इन कंट्रीब्यूशन का, इन फंड का यूज ना हो सके, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। 1986 में पहली बार ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद 2010 में जो ओल्ड एक्ट था उसको नए एक्ट ने रिप्लेस किया और फिर टाइम टू टाइम इसको अमेंड किया गया। अब इसमें इशू क्या है? सो कोई भी NGO जो फॉरेन फंड ऑब्टेन करती है उसको टाइम टू टाइम रिन्यूअल करवाना होता है, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है। तो इस बिल, जो नया बिल आया है, इसमें प्रोविज़न है कि अगर वो रिन्यूअल जो है एक सर्टेन टाइम लिमिट में नहीं होता है तब उस रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। और फिर उस रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बाद उनके असेट्स का क्या होगा, इस बिल में बताया गया है। इस बिल में कहा गया है कि अगर किसी NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो उसके जो असेट्स होंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक अथॉरिटी उसके जिम्मे इसको कर दिया जाएगा और उसी की देख रेख में इसको डिस्पोज किया जाएगा। अर्लियर पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट है, इस तरह से अगर किसी NGO का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था तो एसेट तो NGO के पास ही होता था, गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकती थी, सिर्फ डायरेक्शन दे सकती थी। सो अपोजिशन का कहना है कि इस तरह के रूल्स जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने के लिए मिसयूज किए जा सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि जो इसका मेन पर्पस है कि ट्रांसपेरेंसी, मिसयूज, इसको प्रिवेंट किया जाए, फोर्सिबल कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए है। सो ये बिल में जो प्रोविज़न है वो उस पर्पस को स्ट्रेंथन करेगा। और इस बिल में ये भी है कि अगर रजिस्ट्रेशन जो है रिस्टोर कर दिया जाता है तो असेट जो है फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा NGO को। सो गवर्नमेंट इसको इसलिए इस बिल को लाना चाहती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को 2016, 2018 और 2020 टाइम टू टाइम इनको अमेंड किया गया था। सो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, FCRA एक्ट 2010, ये आपको ध्यान रखने चाहिए, कब कब अमेंडमेंट हुआ था और ये मेन इशू क्या है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। 1937 में एक एक्ट लाया गया था जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसको लीगल बैकिंग देने के लिए लाया गया था, मतलब इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल देने के लिए लाया गया था। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। सो ये इसकी हियरिंग हो रही है। सो ये न्यूज़ में है। सो ऑथर के द्वारा इस कॉलम में लिखा गया है कि UCC जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि समान नागरिक संहिता, मतलब कि सभी को समान राइट्स देने की बात करता है, तो
ऑथर के द्वारा ये आर्गुमेंट दिया गया है कि इस तरह के जो नए कानून जो जेंडर इक्वालिटी के लिए लाए जाते हैं, हो सकता है जो पर्सनल लॉ है उनमें जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी गई है उसको भी अबॉलिश कर दे। सो हमें इस तरह के रिफॉर्म्स को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वन साइज फिट्स ऑल से बचना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है। सिविल कोड मतलब कि वे सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, इन रूल्स से, इन मैटर्स से रिलेटेड होता है। सो मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसकी बैकिंग के लिए 1937 में एक एक्ट लाया गया था। दूसरे इशूज जो इस इशू के साथ शामिल है वो है जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव रूट। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 44 में गवर्नमेंट को एज अ डायरेक्शन के रूप में डीपीएसपी दिया जाता है। सो आप कह सकते हैं कि ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, बट टाइम टू टाइम जुडिशियल इंटरवेंशन के द्वारा इन मैटर्स को देखा जाता है। जैसे कि आप ट्रिपल तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूलिंग दिया गया था 2017 में। तो इस तरह के रूलिंग से एक बेंचमार्क सेट होता है और नए रूल्स एंड रेगुलेशन को शेप मिलती है। तो ये हमेशा ये डिबेट चलता है कि इस तरह के जो रिफॉर्म्स है वो जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए या लेजिस्लेट उसका जुडिशियल रूट होना चाहिए या लेजिस्लेटिव रूट होना चाहिए। तो इसमें डिबेट रहता है। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑथर ने लिखा है कि जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करता है, बट साथ ही साथ अगर जो पर्सनल लॉ है उनको अबॉलिश कर दिया जाए तो उनमें जो इकोनॉमिक इंश्योरिटीज पर्सनल लॉ में दी जाती है वो भी साथ ही साथ अबॉलिश हो जाएंगे। सो इन रिफॉर्म्स को ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो पर्सनल लॉ जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देते हैं, यहाँ पे ऑथर का ये रेफरेंस जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कि सरिया लॉ होता है उसमें विमेंस को कुछ इनहेरिटेंस राइट दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड मैटर को रेफरेंस में रख करके ये कहा गया है ऑथर के द्वारा। सो इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसकी डाइवर्सिटी आप जानते ही हैं। सो इस तरह के कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो उनके लिए वन साइज फिट्स ऑल इसको अवॉइड करना चाहिए और टाइम और ज़रूरत के हिसाब से रिफॉर्म को करना चाहिए। ये ऑथर का सजेशन है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट है वो डीपीएसपी आर्टिकल 44 और जो आर्गुमेंट है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये लाया गया था जिसके तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग स्टेट डिक्लेयर किया गया था। तो तेलंगाना उसकी राजधानी जो है हैदराबाद है, बट आंध्र प्रदेश उसकी राजधानी क्या होनी चाहिए इस पर लगातार डिबेट रहा है। और जो इस अभी के पहले वाली गवर्नमेंट थी वो आंध्र प्रदेश में 3 अलग अलग कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल, ये तीनों अलग अलग जगह बनाना चाहती थी। बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उस डिसीजन को चेंज किया गया और अमरावती इसको ही एक कैपिटल के रूप में चुना गया और इससे रिलेटेड जो बिल है वो लोकसभा में लाया गया है। सो ये न्यूज़ में है। तो सवाल उठता है कि क्या स्टेट जो है अपने आप से ये रूल बना सकती है, अपने कैपिटल को चुन सकती है? तो हाँ, कैपिटल को तो चुन सकती है, बट जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसमें नए स्टेट को क्रिएट करना और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका इंटरनल एडजस्टमेंट, इसका प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये रूल जो है पार्लियामेंट बनाएगी, बट जो 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था उसमें कैपिटल से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
इस कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस में दखल दे रही है। 2014 में जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, उसमें कैपिटल से भी रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। सो पार्लियामेंट, ये अंडर आर्टिकल 2 और अंडर आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है, बट कैपिटल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना चुन सकती है। लेकिन अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर वो डिसीजंस जो है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक्ट के अगेंस्ट अगर जा रहा है, तब जो है पार्लियामेंट उसमें एंटर कर सकती है। सो यहाँ जो मेन इशू है, 3 कैपिटल वर्सेस सिंगल कैपिटल, और 3 कैपिटल्स के फेवर में जो आर्गुमेंट है उनका कहना है बिकॉज अगर 3 अलग अलग जगह पे कैपिटल्स होंगे तो तीनों जगह में डेवलपमेंट उसी प्रोपोर्शन में होंगे। बट दूसरे गवर्नमेंट का कहना है इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। सो ये इशू जो है हमेशा डिबेट में रहता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है CAPF बिल 2026। इसको राज्यसभा में पास किया गया है, सो न्यूज में है। इसमें इशू क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके तहत BSF, CRPF, इंडो बॉर्डर तिब्बतन पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, ये सारे आर्म्ड फोर्सेस आते हैं। तो इनका रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट में लाए गए हैं, उसके तहत इन सब के रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एक सा रूल जो है बनाया जा रहा है। पहले ये अलग अलग थे। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमसे इस लेजिस्लेशन के लिए कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया है, जबकि इनका डिप्लॉयमेंट जो है स्टेट में ही किया जाता है। सो स्टेट से कंसल्टेशन इसका किया जाना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो इसी से रिलेटेड बिल को पार्लियामेंट में लाया गया है, सो ये न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है जन विश्वास एक्ट। इसके तहत कुछ माइनर ऑफेंसेस जो हैं जिसके लिए जेल का प्रोविजन है, उसको जो है फाइन में बदला गया था। तो मतलब कि ये जन विश्वास एक्ट जो है लेस हार्श पनिशमेंट को प्रमोट करता है। सो गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह के रिफॉर्म जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे और कंप्लायंस को बढ़ाएंगे। बट अपोजिशन का कहना है कि ये उन कॉरपोरेट के प्रति लीनियंसी के लिए है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस करते हैं और फिर पनिशमेंट है उससे बच जाते हैं। सो जन विश्वास एक्ट क्या है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये दोनों आर्गुमेंट क्या है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आर्टेमिस 2 मिशन। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जो कि एक मून मिशन है। ये मून पर एक परमानेंट बेस बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये बेस जो है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके जैसा एक सिमिलर बेस होगा जो कि स्पेस में फर्दर रिसर्च को प्रमोट करेगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और जबकि जो मून है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर की अर्थ सरफेस से 4 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो उतने ज़्यादा डिस्टेंस में अगर ये मून पर एक बेस बनता है तो जो फर्दर स्पेस पे रिसर्च है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। इससे रिलेटेड जो अपोलो मिशन था 1969 में, वो पहला मिशन था जिसमें कि ह्यूमन के द्वारा मून पे लैंड किया गया था, और ये 1969 में हुआ था। दूसरे कंट्रीज भी इस तरह के प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया खुद मून पर 2040 के लिए टारगेट रखता है। सो आर्टेमिस मिशन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही।
मैंने प्रयास किया जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको कवर किया जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।